अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 पर्सपेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स। अभी तक आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न कर लिया होगा कि व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज ई बिजनेस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस एंड व्हाट्स द मोटिवेशन फॉर स्टडीइंग और डिस्कसिंग ई कॉमर्स। आज के इस लेक्चर में हम ई कॉमर्स को होलिस्टिक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे और उसके 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो नॉर्मली हम ई कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं और उससे हमें ई कॉमर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। 5 पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट कर दूं कि हमने जब ई कॉमर्स को डिस्कस किया था तो उस वक्त हमने सिर्फ ये कहा था कि ई कॉमर्स बेसिकली इस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, सेल्स एंड परचेज है। लेकिन हमने उसके साथ साथ ये भी बात की थी कि सेल्स और परचेज के साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी होती हैं जो हम ई कॉमर्स के अम्ब्रेला में कंसिडर करते हैं। और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं एफ्राइम तुर्बन की किताब, उसमें एफ्राइम तुर्बन ने भी इस पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया है कि अगर हम ई कॉमर्स को नैरो पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कस करें कि सिर्फ सेल्स एंड परचेज, देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। सो हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे और इसको ब्रॉडर वे में 5 पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया जा सकता है। और ई कॉमर्स के ब्रॉडर 5 पर्सपेक्टिव्स को अगर हम डिटेल के साथ देखें तो फिर हम ई कॉमर्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो ई कॉमर्स का है वो ये बिजनेस प्रोसेसेस एंड इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड structured activities or tasks performed by people in a specific sequence to produce service or product particular customer or customers। एक्चुअल में देखें, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। हर एक काम का जो भी प्रोसेस है उसको अगर हम कंप्यूटराइज कर दें, ई कॉमर्स के थ्रू ले आए, तो उसको हम बिजनेस प्रोसेसेस के पर्सपेक्टिव में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, उस ऑर्डर प्लेस करने और उसके फुलफिल होने का कोई प्रोसेस होता है। मींस अगर मैं सिर्फ ऑर्डर प्रोसेस की बात करूं, आप ऑर्डर को एक सीक्वेंस में प्रोसेस करते हैं। और अगर ऑर्डर फुलफिलमेंट जो बिहाइंड द सीन हो रहा होता है उसकी अगर हम बात करें, उसके भी कुछ प्रोसेसेस हैं, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जिनको हम अगर कंप्यूटराइज कर दें तो देन वी कैन से दिस इज ए बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो कस्टमर्स को नहीं पता होती कि ये स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज किस तरह परफॉर्म हो रही होती हैं या कोई भी काम किस तरह हो रहा होता है। तो इसको भी अगर आप ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में कंसिडर करें, उसको डिस्कस करें, यू विल अंडरस्टैंड अ प्रॉपर वे ऑफ गोइंग ऑन इन ई कॉमर्स। सेकेंड पर्सपेक्टिव सर्विस का है, विच एड्रेसेस द डिजायर ऑफ गवर्नमेंट, फर्म्स, कंज्यूमर्स, मैनेजमेंट टू कट सर्विस कॉस्ट। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी। नॉर्मली हम जब बात कर रहे होते हैं ई कॉमर्स की तो उसमें सर्विस को इतना ज्यादा नहीं लेते, लेकिन सर्विस जो फैक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे, अब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कॉल सेंटर सर्विसेज बनाई हुई हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर बनाए हुए हैं, पोस्ट परचेज सर्विस फैसिलिटीज दे रही हैं। द basic objective of this particular perspective of e-commerce is to enhance the quality of service as well as to reduce the service cost. This is the basically major objective of this particular perspective of e-commerce. So we will discuss this perspective in detail in future. अब मैं थोड़ा सा इसको elaborate मजीद कर दूं। For example, organizations अपने call center बना लेती है, अपनी वेबसाइट्स पे सर्विसेज देती है, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत सारी सर्विसेज देती है कस्टमर्स को, वो भी इन चीज़ों में आ सकती हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। थर्ड पर्सपेक्टिव है लर्निंग का। अब देखिए, ई कॉमर्स में जैसे हमने बात थी कि सेल्स एंड परचेज, लेकिन सेल्स एंड परचेज के साथ कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ सेल एंड परचेज तो नहीं करती, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी जहाँ पे लर्निंग हो रही होती है, लाइक यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे लर्निंग की चीज़ें चल रही होती हैं। उनको हम ई कॉमर्स में कंसीडर करें तो हमें मजीद ई कॉमर्स की जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर हम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे अभी कोविड की सिचुएशन में ये ज़्यादा चीज़ हाईलाइट हुई है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन क्रिएट करें और लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कोविड में अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया। जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उन्होंने
लाइक गूगल क्लासरूम यूज़ किया, जूम सॉफ्टवेयर यूज़ किए, माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर यूज़ किए, जिनको यूज़ करके प्रोवाइडेड ए लर्निंग इन्वायरमेंट टू द फैकल्टी एज वेल एज टू द स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे ऑलरेडी यूजिंग दिस पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, प्योर इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं। अब कोविड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही मुख्तलिफ जोग्राफिकली डिस्पर्स एरिया के ऑफिस के जो लोग होते हैं उनको अगर ऑनलाइन करके चीज़ें डिस्कस करें तो वो एक एलिमेंट है। दूसरा ये हो सकता है कि उनके जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टनर सप्लायर्स हैं, इवन कस्टमर्स भी हो सकते हैं, उनको भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और यू कैन इनहांस द इनोवेशंस और द डेवलपमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। हम इसको भी आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस ई लर्निंग को कैसे यूज़ करती है। द फोर्थ पर्सपेक्टिव इज़ कोलैबोरेशन। जैसे कि अभी मैंने लर्निंग की बात की थी कि समटाइम R&D डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट करती है, तो फिर समटाइम ऑनलाइन वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग सेशन रखते हैं या अपने पार्टनर के साथ डिस्कशंस करते हैं। कोलैबोरेशन इज़ मोर स्पेसिफिक इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन। समटाइम ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट कर रही होती है और समटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के वेरियस डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट करके एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल R&D डिपार्टमेंट जैसे दे आर गोइंग टू डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिज़ाइंस, new features of the product, and might be they are collaborating with their suppliers. They are collaborating and they are developing something interesting, new things. ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी हो सकता है, माइट बी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दे आर कमिंग अप समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट फॉर देयर कस्टमर्स। अब ये जो कोलैबोरेशन है इसको भी आप ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कोलैबोरेशन। द फिफ्थ पर्सपेक्टिव इज अ कम्युनिटी। अब पहले ऐसा होता था, वी इन द ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली फोकस ओनली द R&D डिपार्टमेंट, कि R&D डिपार्टमेंट ही सब न्यू इनोवेशंस करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कर सकता है। बट अब ऑर्गेनाइजेशंस ओपन इनोवेशंस की तरफ जा रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस आर थिंकिंग कि सोसाइटी में, कस्टमर्स में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमारी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, उनके न्यू फीचर डेवलपमेंट में, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सो द नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर engaging their customers, the community, online platforms where they can get maximum insights from them and they can enhance their products, they can improve their products, they can improve the organization performance, they can provide better services. Like Facebook पे आप organizations के social media pages हैं, LinkedIn पे pages हैं और इसी तरह और बहुत सारे Flickr लेट्स से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उनके पेजेस हैं जहाँ पे लोग सोशली कम्युनिकेट करते हैं। दे हैव ग्रुप्स, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के सोशल मीडिया पे या उनके ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो इस तरह ये 5 मेजर पर्सपेक्टिव हैं जो हमें ई कॉमर्स को डिस्कस करते हुए कंसिडर करने चाहिए। और ये क्वाइट पॉसिबल कि सारे पर्सपेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एक पर्सपेक्टिव अप्लाई हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 2, कुछ में 3, कुछ में 4, इस तरह। It depends on the nature of the organization, the way of working of the organizations, the objective services and the products of the organizations, as well as the customers of the organizations. But anyway, being a students of e-commerce, we must understand that e-commerce is not only just sales and purchase, you are just selling and buying. There is a lot of activities going on related to this sales and purchase. We must understand, we must take this holistic perspective of e-commerce so that we can properly understand what is basically e-commerce and what it includes and what does not it includes. According to Ephraim Turban, I follow this bigger perspective of e-commerce, just only focus on sales and purchase. It might not be give a good or a holistic view of e-commerce.
अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल. If you have learned something from this lecture, please like this lecture, share it with your friends, and if you are new to this channel, please subscribe it so that you can receive the notification of the coming lectures. Take care. Allah Hafiz.